जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करके दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज पर चल रही है, उसका ये टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें हम ज्योग्राफी पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये ज्योग्राफी का टेस्ट है और ये अंतिम और लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर आप देखोगे 3 है। अब तक इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर न केवल आपको दृष्टि आईएएस बल्कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहा है। इस क्लासेस में हम आपसे 30 टेस्ट चर्चा के बिंदु बनाएंगे, जिसमें 20 जो टेस्ट होंगे वह जीएस पेपर नंबर 1 से होंगे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट्स इत्यादि आते हैं, और करंट अफेयर। 10 जो टेस्ट होंगे वह आप देखोगे सी सेट पर आधारित होंगे। अब तक हमने सी सेट के 3 टेस्ट आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। आपके बाकी के 7 टेस्ट बचे हुए हैं, ये भी कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही हैं। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर पीटी 365 कब करवाएंगे। देखिए, पीटी 365 आपकी मैं कह रहा था कि 11-12 तारीख में आपको मिल जाएगा। बच्चे, मगर मैं आपको बता दूं, अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है वो न केवल हिंदी माध्यम का नहीं बल्कि इंग्लिश माध्यम का हुआ है। ठीक है, पीटी 365 जो दृष्टि आईएएस विजन आईएएस की आती है। ठीक है, 17 तारीख से आपका हिंदी माध्यम का बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट होगा वह जो होगा आपका पीटी 365 वो 17 के बाद में होगा। ठीक है, तो आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो 17 के बाद में स्टार्ट होगी। पीटी 365 का जो, ठीक है, आपकी सीरीज है विद करंट अफेयर पे, उसमें मैं आपको बता दूं आप मेरे साथ पढ़ेंगे और उसमें ना केवल आप करंट अफेयर आप कवर करेंगे, बल्कि करंट अफेयर के साथ साथ आप ट्रेडिशनल भी आप इस चीज़ को, ठीक है, ट्रेडिशनल भी आप इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, मैं आपको आपका बेसिक और करंट अफेयर दोनों कवर करवाने का प्रयास उस क्लासेस के माध्यम से करूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी स्टूडेंट्स का उठता है तो मुझसे वो बात कर सकता है पर्सनली। अगर बात करना चाहते हैं तो वह इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों की जो आईडी है वह आपका आप देखोगे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से वहाँ पर आईडी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे और आपको वहाँ पे, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए, समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, अभी तक उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं कि अभी तक कोई भी उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है यूपीएससी का, एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है, मैं आपको बता दूं कि जो जीएस पेपर नंबर 1 है उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 200 का आपका पूर्णांक होता है। समय जो दिया जाता है ये 2 घंटे का आपको मिलेगा। बच्चे, आपको मैं एक और बात बताना चाहता है, यहाँ पर एक कॉलम आपको मिल रहा है। इस कॉलम में आपको क्या करना होता है, ये जो कॉलम है इसमें आपका अनुक्रमांक भरना होता है। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्केटिंग भी होती है। जी हाँ, आप देखोगे अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन को तो आपका 1/3 क्या है, अंक काट लिया जाता है। तो चलिए, समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अंतिम जो क्वेश्चन था आपका, अगर आप मैं रिकॉल कर पा रहा हूं तो 60 नंबर का क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आगे चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 1 सेकेंड रुकिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये था, 60 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर था आपका 60वां। ठीक है, आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर क्या किया होगा, कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं इसका कलर और थिकनेस दोनों कम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, देखो जो आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है वह कहता है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, क्या कहता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। इसी से लेकर के एक केस हुआ था, अगर आपको एक्चुअल में अगर वो याद हो रहा है तो वो केस हुआ था 2011 का। कब का हुआ था, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बता देता हूं। वह 2011 का एक केस हुआ था जिसको अरुणा शाहमवाग केस के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अरुणा शाहमवाग,
अरुणा शानवाग का वो केस था 2011 का। इनको क्या हो गया था, आप देखोगे ये काफ़ी लंबे समय से बीमार थी और हॉस्पिटल में थी, तो उसके अनुसार क्या था कि लगभग इनको काफ़ी लंबे समय हो गया था हॉस्पिटल में एडमिट, तो अब ना तो ये जीने में ही और ना ही मृत्यु में, तो अंतिम में जाकर के क्योंकि कोमा में थी, ठीक है, और बहुत इनकी कंडीशन बहुत वास्ट थी, तो उनको लेकर के इनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा था कि एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है तो गरिमापूर्ण जीने मरने का भी अधिकार है। तो यहीं से आपने यूथेनेशिया आपने सुना होगा, ठीक है, यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ठीक है, एक होती है निगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है ना कि निगेटिव है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भारत में कोई व्यक्ति, मान लीजिए यूथेनेशिया का कोई केसेस ऐसा है कि वो इच्छा मृत्यु को चाहता है और उसकी बहुत वास्ट कंडीशन है, चिकित्सा के अनुसार चीज़ों को ठीक है लिया जाएगा, तब जाकर के उसको, ठीक है, हल्का बहुत हल्की डोज उसको दी जाएगी। ऐसा नहीं है और देशों में कि फटाक से इंजेक्शन लगाए खत्म, नहीं, बहुत हल्की डोज। अगर वो अपनी मृत्यु मर रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो होती है, ठीक है, अगर उस मृत्यु के अनुसार उसकी मृत्यु हो रही है तो बेटर, नहीं तो वो चीज़ें होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। देखिए दोनों प्रकार की नहीं है, हमारे यहाँ पर निष्क्रिय है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ पर जो इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है, ठीक है, वो भी डॉक्टर की आप देखोगे देख रेख में इस चीज़ को रखा गया है, ठीक है, 2018 में। तो निष्क्रिय मृत्यु हमारे यहाँ पर है, ना कि आप देखोगे आपकी सक्रिय। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बताइएगा क्वेश्चन आपको पूर्णतः रूप से विजिबल हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपको पूर्णतः रूप से विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, भारत में गठबंधन सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। गठबंधन की सरकार का मतलब होता है एक से अधिक दलों का एक साथ हो जाना, एक से अधिक दलों का एक साथ हो जाने को ही गठबंधन कहते हैं। जैसे वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, जो आप देखोगे मोदी सरकार जिसको हम कहते हैं बीजेपी की सरकार जो है, ठीक है, ये एक गठबंधन की सरकार है और इसमें छोटे बड़ा लगभग आप देखोगे 8 से 10 संगठन शामिल हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार गठबंधन सरकार की स्थिति में प्रधानमंत्री पद हमेशा सबसे बड़े दल के पास होता है। देखो अब जरा यहाँ पर एक इन्होंने क्या कर दिया है कि डायरेक्टली इस पर ये बात को रेखांकित कर दिया है हमेशा, जरा समझना, ऐसा नहीं है। पहली बात तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है, पहला तो यही गलत है कि संविधान के अनुसार नहीं है। दूसरा है कि हमेशा, हमेशा नहीं है भी, छोटे दल का भी हो सकता है। मान लीजिए नेतृत्व उसका ठीक है, बट वोट ही तो कम थे, लेकिन हालांकि ये देखा जाता है कि जिसको अधिक मत मिलता है, वोट मिलता है, तो वही क्या करता है, देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन हमेशा में ये ऐसी कंडीशन नहीं चलती है, ठीक है, और संविधान में ये अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री पद का ग्रहण कर ले, वास्तव में गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री के चयन गठबंधन के सहयोग के बीच में आम सहमति पर निर्भर करती है, ना कि बड़े दल की, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में केवल चुनाव पूर्व गठबंधन को ही सरकार बनाने की मान्यता प्रदान की गई है। मतलब कि आप देखोगे चुनाव पूर्व, ठीक है, ये भी गलत है। चुनाव के बाद में आपने देखा होगा जब चुनाव के परिणाम आगे थे, एनडीए की सरकार बीच में रुक गई थी कि अब सरकार आप देखोगे इंडिया अलायंस बनाएगा। ये 2024 के इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन था आप सभी को जानते हैं, तो किस तरीके से नीतीश जी वहाँ से आए थे, चाचा भतीजे बात चल रही थी कि दोनों किस्में शामिल होंगे, कि इंडियन अलायंस में शामिल होंगे, इंडियन जो गठबंधन है उसमें, या फिर एनडीए में। तो वो एनडीए में नीतीश जी चले गए थे, तो किसके बाद में, रिजल्ट के बाद में हुए थे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपके गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं आपके। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ये क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन है आपका, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना मतलब कि योजना एमपी लैड्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह वर्ष 1993 में घोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखो ये जो स्कीम है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये वर्ष 1993 में स्टार्ट कर दी गई थी और केंद्रीय क्षेत्र योजना है। मतलब कि हर एक जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसको प्रतिवर्ष आप देखोगे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उसके क्षेत्र के विकास के लिए। उसमें एसटी के लिए होता है कुछ परसेंट, और दूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए होता है कुछ परसेंट। इन सब के अलावा इस तरीके से उसको डिजाइन कर दिया जाता है।
दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां व्यापक नहीं होती हैं, मतलब कि ये कह रहे हैं कि निधियां व्यापक नहीं होती हैं। तीसरे में कह रहे हैं सांसदों को विकास के कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो प्रत्येक 2 वर्ष में उसको क्या होते हैं, आप देखोगे ये पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, 2 किस्तों में मिलते हैं, कितने, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, परंतु 2.5 करोड़ रुपए एक किस्त में मिलेंगे, फिर आप देखोगे 5 करोड़ रुपए मतलब कि 2.5 करोड़ रुपए बाद में मिलेंगे। तो यहाँ पर तीनों बातें स्टेटमेंट, पहला देखो पहला भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एमपी एमएलए को अपने इन 5 करोड़ का क्या करना है, 10%, कितना, 10% अपने इन 5 करोड़ का एसटी और एससी वाले रीजन में आपको लगाना होता है। ये विकास के लिए मिलते हैं, देश के राष्ट्र के विकास के लिए, जिसमें रोड हो सकता है, ठीक है, रेलवे रोड हो सकता है, उसके साथ साथ पोंड हो सकता है, वाटर की समस्या हो सकती है, इत्यादि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं 1 मिनट में अभी आता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्या है, क्लियर हो गई हैं। आइए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर वृद्धि का संभावित प्रभाव होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे क्वेश्चन वह स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कवर कर पाएगा जिसने एफडीआई और एफपीआई के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने एफडीआई और एफपीआई के बारे में पढ़ा होगा वह स्टूडेंट्स क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बच्चे, जब जब आप देखोगे फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का है, जैसे भारत का आरबीआई है, अगर उसकी मान लीजिए जो रेट है, जैसे वो रेट अगर बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, जैसे ही वो रेट बढ़ेगी तो उस स्थिति में आप देखोगे फॉरेन जो एफडीआई है आपका, एफडीआई, एफपीआई या एफआईआई भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो इनके बाहर जाने के चांसेस क्या होते हैं, भारत से पलायन करने के बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ी, क्योंकि ये तो भाई ब्याज के भूखे होते हैं, इनको तो लाभ चाहिए, तो वहाँ पर ये पैसा लगा देते हैं। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है, अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग की परिसंपत्तियों के आकर्षण के कारण पूंजी का बहिर्गमन करता है। देखो अगर बच्चे आप इस चीज़ को देखोगे, अगर पहले स्टेटमेंट को आप समझ लें तो पहला स्टेटमेंट एकदम आपका सही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट एकदम आपका सही हो जाता है। क्योंकि जब जब अमेरिका डॉलर बहुमूल्य वर्ग में क्या होगा, परिसंपत्ति की ओर आकर्षण बढ़ेगा और पूंजी का बहिर्गमन होगा। मतलब कि आपके यहाँ से, भारत से या इंडोनेशिया से, मलेशिया से, फिलीपींस से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इन देशों से कहीं से भी, तो वहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, इनसे सबकी क्या होगा, जितने भी एफडीआई है वो कम हो जाएगा। जितने भी आप देखोगे एंजल फंड्स वाले होते हैं, जितने भी बड़े बड़े निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर, वो पैसा निकालेंगे और अमेरिका की मार्केट में लगा देंगे। दूसरा है, विदेशी निवेश में कमी के कारण भारतीय रुपये मजबूत होना। ये बात सही है। देखो जब जब ध्यान रखना, जब जब देखो मार्केट का अपना नियम होता है बच्चे इकोनॉमी में कि जो वस्तु कम होगी, ठीक है,
वस्तु हो, रुपया हो, जो मार्केट के अंदर कम होगा, उसकी सप्लाई कम होगी, ठीक है, और डिमांड उसकी ठीक ठाक रहे, डिमांड उसकी ठीक ठाक रहे, तो ध्यान रखेंगे उसका जो प्राइस है बच्चे, उसका प्राइस हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। वैसे ही आप मान लीजिए अपने दोस्तों के सामने डेली बेसिस से जाते रहें, आप अपने दोस्तों के पास डेली बेसिस पे जाते रहें, उस समय आपकी इज्जत कम हो जाएगी। बट आप क्या कर रहे हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक बार ही जा रहे हैं, एक साल में एक बार ही जा रहे हैं, तो वो आपको जो बैठाएगा, इज्जत, जो सारी चीज़ें देगा वो अलग ही होंगी। तो यही इस पर काम करता है, ठीक है। तीसरे में है, भारत में ऋण प्राप्त करने की लागत बढ़ सकती है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है, ये भी बात सही है। चौथा है, फेड की ब्याज दर वृद्धि के कारण बैंकों की निवल ब्याज मुनाफे में कमी होगी, ये भी बात ठीक है, उनमें मुनाफे में कमी हो जाएगी, ठीक है। और भारत में जो आपका फॉरेक्स रिजर्व रेशियो है वो भी कम होता हुआ प्रतीत होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सारी बातें यहाँ पर आपकी सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एक महत्वपूर्ण रणनीति कदम उठाया गया है जिसके तहत यूके से 100 टन से अधिक सोना वापस अपने घरेलू भंडार में लाया गया। इस कदम का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित प्रभाव है। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स बहुत बार रिपीट हो चुका है, सोने वाला। मैं लास्ट विजन आईएएस वाले में भी इस चीज़ को करवा चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आप करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं करवा चुका हूँ, मेरे को एग्जिट याद है, मैं 2 बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, एक बार मैं खुद इसको सोल्व भी करवा चुका हूँ आपसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, इससे भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट की देयता पक्ष में वृद्धि होगी। नंबर 2, इससे भारत सरकार की विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। और नंबर 3, इससे भारतीय रुपये की कीमत में वृद्धि होगी और घरेलू व्यवस्था में तेजी आएगी। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें, ठीक है, ओके। इन्होंने कहा है आपसे उपयुक्त में से कितने देश बहु क्षेत्रक तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, मतलब कि बिम्स्टेक का हिस्सा है। बिम्स्टेक आपने पढ़ा है कि नहीं, बताइए, पढ़ा है कि नहीं। बिम्स्टेक कब बना था, कैसे बना था, बिम्स्टेक के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें खासतौर पर बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देशों को इसके अंदर एक तरीके से शामिल किया गया है, ठीक है, ताकि उसमें गतिविधियाँ और ये सारी चीज़ें बढ़ सकें। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं आपसे, देखो बिम्स्टेक की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो बना था, ये बना था 1997, मतलब कि 1997 में आपका बिम्स्टेक बना था, ठीक है। और ये बैंकॉक में घोषणा के माध्यम से की गई थी और इस संगठन का लक्ष्य था बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के बीच में क्या करना है, चहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें खासतौर पर आप देखोगे, आप जरा बताइएगा क्या इसमें मालदीव शामिल होगा। मालदीव तो नहीं होगा क्योंकि अरब सागर इंडियन ओशन में शामिल है, तो ये तो नहीं होगा। क्या इसमें थाईलैंड शामिल होगा, बिल्कुल। इसमें आप देखो कि थाईलैंड है। क्या इसमें पाकिस्तान शामिल है, तो आप कहोगे पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं, इसमें बंगाल की खाड़ी है। नेपाल होगा, जी हाँ नेपाल होगा। इंडोनेशिया होगा क्या इसमें, नहीं, इंडोनेशिया का कोई लेना देना इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें खासतौर पर नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, भारत हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, भूटान हुआ, इन देशों का महत्वपूर्ण योगदान है, ना कि इन सभी देशों का। तो इसमें कितने हैं, केवल और केवल आप देखोगे इसमें 2 और 3, मतलब कि केवल इसमें 2 ही ऐसे हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य देश शामिल हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 60 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2, ऑप्शन ए बी सी डी। वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर दें। ऑप्शंस 62 का पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर ऑप्शंस, उसके पश्चात 63 पहले क्वेश्चन पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग ए पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द यूएसए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑन द इंडियन इकोनॉमी, 1 2 3। फिर उसके बाद में आपको ऑप्शंस नीचे। रिसेंटली ए सिग्निफिकेंट
स्ट्रेटेजिक मूव हैज़ बीन अंडरटेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ब्रिंगिंग बैक ओवर, तो बताइएगा 64, फिर इसके ऑप्शन ये है 65 का, बताइएगा 65 का, वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दें। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। ये कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी में अवस्थित निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। मतलब कि जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है, ठीक है, फारस की खाड़ी बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा फारस की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है। जिसको गल्फ ऑफ पर्शियन के नाम से जाना जाता है उसको फारस की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर जाने का सही क्रम कौन सा है। जब आप दक्षिण से जाते हैं, जैसे फारस की खाड़ी यूं इस तरीके से बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ यूं इस तरीके से फारस की खाड़ी आपको ये इस तरीके से बनी हुई मिलेगी। ये अपना इंडिया बन जाएगा इधर, तो ये फारस की खाड़ी यूं इस तरीके से बनी हुई है बच्चे, ठीक है। ये फारस की खाड़ी का एक डिजाइन है। तो ये जो वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये फारस की खाड़ी है। तो यहाँ से आपको चलना है, ठीक है, अरब सागर से आगे चला जाना है कुवैत की तरफ। तो बताइएगा, इनको सीक्वेंस में लगाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले कौन सा आता है बताइएगा। अबादान शहर आता है, कुवैत शहर, ठीक है, मनामा शहर, दोहा, दक्षिण से उत्तर की ओर आपको ये बताना है। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो आता है वह आता है आपका दोहा, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर दोहा आएगा। दूसरे नंबर पर आता है मनामा, तीसरे नंबर पर आता है आपका कुवैत, और चौथे पे आएगा अबादान। तो इसमें होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो आपका अगर हम देखें, जो दोहा है ये आपको कतर में मिलेगा, और मनामा ये आपको बहरीन में मिलेगा। वहीं जो आपका कुवैत सिटी वाला है, ठीक है, अदान का क्षेत्र, वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कई बार देश पूछे जा सकते हैं, कई बार इसके बारे में एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फारस की खाड़ी, ठीक है, कौन से देश इससे सीमा साझा करते हैं। गल्फ ऑफ पर्शियन, ठीक है, जो गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी है, यहाँ पर आपको मिलती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, उसको पार करके आप कहाँ पे चले जाएंगे, आप गल्फ में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और इसको एक बार सही से पढ़ लीजिएगा। क्वांटम जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, क्वांटम इस तरीके से, क्वांटम जो कंप्यूटर होते हैं बच्चे, ये 0 और 1 की गणना बहुत फास्ट वे में करता है। जबकि जो कंप्यूटर होते हैं वो 0 या 1 पर काम करते हैं, परंतु क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 को एक साथ देखने का प्रयास करता है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिशन का उद्देश्य समय, संचार और नेविगेशन में सटीक अनुप्रयोगों के लिए मैग्नेटोमीटर और परमाणु घड़ियों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करना है। यह सुपर कंडक्टर जैसे क्वांटम सामग्रियों के विकास को बढ़ावा देता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आइए देखिए बच्चे, ये जो क्वांटम मिशन है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये जो क्वांटम मिशन है ये आईआईटी बॉम्बे और टाटा अलायंस के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा। आईआईटी बॉम्बे और टाटा अलायंस, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। खासतौर पर क्या है कि क्वांटम एक तरीके से डायमंड एक माइक्रोचिप इमेजर के निर्माण में सहयोग करेगा, और इसमें संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक के तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। जो 2000 है, वर्ष 2025 जो है, ये ध्यान में रखेंगे, 2025 को यूएन के द्वारा क्या कर दिया गया है, प्रौद्योगिकी में, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जो कि क्वांटम मिशन के रूप में आता है। ये चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें आपकी विजुअल और ऑडिबल हो रही हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका मैत्री सेतु, देखो
ये मैत्री जो सेतु है ये कहाँ पर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जिट पता होना चाहिए मैत्री सेतु के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि मैत्री सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मैत्री सेतु मेघना नदी पर निर्मित है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। दूसरे में कह रहे हैं कि यह सेतु भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह के बीच कार्गो आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये जो आपका मेघना नदी पर अवस्थित नहीं है, ये वास्तव में है क्या कि मैत्री सेतु जो है ये त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ता है, लेकिन ये जो यहाँ पर नदी है ये आपकी मेघना नहीं है, इसकी जगह एक नदी है जिसको बोलते हैं आप फेनी। कौन सी नदी बोलते हैं? फेनी नदी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो फेनी रिवर है ये आपको यहाँ पर मिलेगी और इस पर यह बना हुआ है। हाँ, ये केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, किसकी वजह से? नदी की वजह से। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि यह है भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के चटगांव मोंगला बंदरगाहों के बीच में एक तरीके से कार्गो आवाजाही है और इसमें लगभग 80 किलोमीटर, केवल आप देखोगे समरूप में केवल 80 किलोमीटर के रूप में इसकी दूरी को निर्धारित किया गया है, ठीक है। बहुत लंबी दूरी थी, 160 के आसपास थी, बट इसको क्या कर दिया गया है, इसको और छोटा करने का प्रयास किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं भारत के, उनको क्या करना है, उनको मजबूत करना है। ये भारत सरकार का एक इसमें उद्देश्य रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला गलत है और दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, आइए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 69। ये कह रहे हैं हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टान और मृदा के नमूने सफलतापूर्वक एकत्रित कर वापस पृथ्वी पर लौटाए? इसका जो आंसर है वो क्या करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ये हुआ क्या है कि जिस देश ने इसको भेजा है, ठीक है, इस पर अब ये देश रिसर्च कर रहा है, बहुत जोरों तोरों से इस पर रिसर्च करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा पर लगातार भारत ने चंद्रयान 3 अपना यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से भेजा है, ये भी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। तो कई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ख़ास तौर पर ये मिशन कब गया था, चंद्रयान 3 के बाद में ये गया था और पिछले वर्ष अगस्त आप देखोगे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ये सफलतापूर्वक भी उतरा था। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आपके क्वेश्चन नंबर आपका है 69, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका बच्चे, नागी और नकटी आर्द्र भूमियों के, देखिए नागी और नकटी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभी चर्चाओं में नहीं है, ठीक है। और इससे पहले अगर भारत में देखें तो लगभग भारत में अब तक जो आर्द्र भूमियों की संख्या है, लगभग भारत में एशिया में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा है किसमें? एशिया में। और विश्व की अगर बात कर लें तो विश्व में सबसे ज़्यादा आई थिंक यूके के पास में है, अगर मैं गलत हूँ तो यूके के पास में सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है आपका कनाडा, दूसरे स्थान पर कनाडा है, पहले स्थान पर ये है यूके है। और भारत एशिया में सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है। तो भारत में लगभग कितने हैं, 80 प्लस हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 80 प्लस आर्द्र भूमि, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो बताइए, गलत हूँ तो बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं आए दिन। तो ये जो नागी है और आपकी नकटी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में पूछा है। पहला, ये बूढ़ी गंडक द्वारा निर्मित प्राकृतिक आर्द्र भूमियाँ हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि ये आर्द्र भूमियाँ बिहार राज्य के रामसर साइट्स के रूप में मान्यता प्राप्त पहली आर्द्र भूमियाँ है। जरा आपको ये बताना है, दोनों क्वेश्चन को बताना है, करेक्ट आंसर क्या है इसका। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा राइट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग।
आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, क्योंकि नागी और जो नटकी आर्द्रभूमियां हैं ये गंडक नदी के द्वारा प्राकृतिक आर्द्रभूमि नहीं है, बल्कि बिहार में मानव निर्मित आर्द्रभूमियां है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि गंडक नहीं, ये क्या है, मैन मेड है। ठीक है, कैसी है बच्चे, ये मैनमेड है, मानव के द्वारा निर्मित है, तो पहला गलत है। हाँ, ये बात सही है कि ये बिहार राज्य में अवस्थित है, इसमें कोई दोहरा ग्रह नहीं है। जबकि आप देखोगे ये जो आर्द्रभूमियां हैं रामसर साइट के रूप में पहचाने वाले आर्द्रभूमियां नहीं, ये एक तरीके से कांवर झील है वास्तव में। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी झील है, कांवर झील है। तो उसके वास्तव में बिहार में पहली बार रामसर साइट थी जो कि बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्मित थी, जिसको गोखर झील कहते हैं। ठीक है, पहली नहीं है, ये पहली नहीं है, इससे पहले भी है गोखर झील। आप देखोगे, सॉरी, गोखर झील ये जो रही है, ठीक है, तो ये पहली है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। अगर आपसे न्यूज में एक क्वेश्चन ऐसी पूछ लिया जाए, जैसे बिहार पीसीएस में पूछा जा सकता है, बीपीएससी में या फिर यूपीएससी भी पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये नागी और आपकी नकटी जो आर्द्रभूमियां हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो बताइएगा कमेंट्स में टोटल कितनी आर्द्रभूमियां हैं भारत में। ठीक है, और इसके अलावा अभी पहले, इनसे पहले जो थी, आप देखोगे जो आपका केरल है, सॉरी कर्नाटक है और तमिलनाडु है, वहाँ पर एक में 3 थी, एक में 2 थी, तो 5 ये थी, अभी चर्चाओं में नहीं थी, प्लस 2 ये थी, तो 7 अभी करंट में रही हैं। 7 के नाम आपको पता होने चाहिए। 5 साउथ की हैं और 2 ये हैं, नागी और आपकी नकटी। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर है आपका 71। देखिए 71 में क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जन समाचारों में रहा नेग्लेरिया फाउलेरी एक है। जो नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते। देखिए, ये कह रहे हैं ए तपेदिक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, बी सामान्य सर्दी के लिए उत्तरदायी जीवाणु विषाणु, सी श्वसन तंत्र की प्रभावित करने वाला कवक, और डी मुक्त रूप से जीवित रहने वाला अमीबा, जो कि दुर्लभ लेकिन घातक मास्तिक संक्रमण का कारण बनता है, जिसको बोलते हैं आपके नेग्लेरिया फाउलेरी। तो नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है बच्चे, ये एक तरीके से आप देखोगे स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला एक अमीबा है, जो कि एक तरीके से मैनीगोथिक फाइलाइट्स, जिसको PAM बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक अमीबा मैनीगोएसफेक्लाइटिस का कारण बनता है, जिससे दुर्बल और बहुत ज़्यादा घातक मास्तिक संक्रमण के रूप में फैलता है। ये आमतौर पर आप देखोगे गर्म स्वच्छ जल में तैरने से फैलता है, और यहाँ अमीबा नामक, इससे क्या होता है, नाक के माध्यम से शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, मतलब कि आप देखोगे EPI 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एस्टोनिया EPI में पहले स्थान पर है, बी। दूसरा मतलब कि 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी 1 ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण आपका निष्पादन सूचकांक जो है आपका ये 2014, एस्टोनिया इस पर प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि 180 देशों में आप देखोगे 176वें स्थान पर आपका भारत देखने के लिए मिलेगा। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे कि इसको कौन प्रकाशित करता है, ठीक है, ये पर्यावरण निष्पादन जो सूचकांक है, अगर आप इसको देखें तो इसके बाद लग्जमबर्ग का स्थान आता है, फिर जर्मनी, वही आपके फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये आपको देखने के लिए आपको मिलेंगे, तो इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। 2025 का अनुमानित ये रहा है कि आप देखोगे भारत ने 27.6 अंकों के साथ में क्या किया है, स्थान में थोड़ी वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार भी भारत के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। इसको येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट्स लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्यावरण सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो इतनी 2 संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती हैं, जिसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट 73,
प्रेस्टन वक्र निम्नलिखित में से किन कारकों के बीच अनुभवजन्य संबंध को संदर्भित करता है। अब आपको बताना है कि जो आपका प्रेस्टन है, ये प्रेस्टन वक्र क्या होता है और किसको रेखांकित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा ही क्वेश्चन सैम बिल्कुल ऐसा ही यूपीपीसीएस ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यूपीपीसीएस का भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। तो बताइएगा। ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, बी शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य देखभाल व्यय, सी जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, डी सरकारी व्यय और बुनियादी ढांचे का विकास। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय को प्रेस्टन वक्र के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसके बीच में खासतौर पर यह है जैसे जैसे किसी देश की आय बढ़ती है जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, आप मान लीजिए ए है, ए कोई व्यक्ति है, अभी क्या मिलते हैं, इसको मान लेंगे कि 10,000 रुपये पर महीना मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10,000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं। अब इसकी सैलरी क्या कर दी, अब इसकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये पर महीना हो गए। तो आप बताइएगा जो अभी इसका जो आप देखोगे लिविंग स्टैंडर्ड था, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड था, क्या वो लिविंग स्टैंडर्ड अब भी यही रहेगा? आप देखोगे इसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाएंगे आपके। अब 30,000 इसके खाते में आने लगे, पहले 10 ही आते थे, तो अब 30,000 आ रहे तो इसके खर्चे भी थोड़े बढ़ जाएंगे। ये चीज़ों को क्या है और बेटर अच्छे से अपने जीवन में उतारने का प्रभाव करेगा और अपनी डिमांड भी बढ़ा देगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये डिमांड एक समय तक बढ़ती है, फिर उसके बाद में ये भी रुक जाती है। जैसे आपको मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मेरे को शादी करनी है, ठीक है, ये सबका रहता है, सबका ओवरऑल सबका, हर एक व्यक्ति का। फिर किसी को एक कंपनी चाहिए, फिर वैसे वैसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो जीवन प्रत्याशा के रूप में आती है। आर्थिक विकास की शुरुआत के चरणों में यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य और सेवा, शिक्षा, पोषण में सुधार का कारण होता है। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आइए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पोस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 67 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल क्वांटम मिशन। ये 2025 के रूप में यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, क्या कर दिया है, यूएन के द्वारा इंटरनेशनल क्वांटम मिशन के रूप में विज्ञान को आगे बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बताइएगा मैत्री सेतु। 69, ये तो मैंने पूछा ही, आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। सेवेंटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नागी एंड नक्टी वेटलैंड। बताइएगा राइट आंसर। नेगलेरिया फ्लोरा इज इन न्यूज, इट इज ए बैक्टीरियम दैट कॉजेस। बताइएगा करेक्ट आंसर। 71। 72 का राइट आंसर दें। विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, A B C D। ओके, चलिए 73। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे सिंथेटिक मतलब कि वैकल्पिक प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, इसका उत्पादन कोयला गैसीकरण के माध्यम से किया जाता है। नंबर 2, यह हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जिसमें मीथेन की मात्रा नगण्य या बहुत कम होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, ये पूछ रहे हैं आपसे सिंथेक्स की अगर हम बात कर लें तो ये खास तौर पर आपको एक तरीके से कोयला गैसीकरण के द्वारा इसको मानव पायलट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कोल्ड फील्ड में। तो ये एक तरीके से गैसीकरण के माध्यम से इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसको लेकर के एक मिशन भी चलवाया जा रहा है झारखंड, जैसे आप देखोगे जामताड़ा जिले में। ठीक है, वहाँ पर जो आपके ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है, एक परियोजना है। ठीक है, UCG के माध्यम से एक पायलट प्रोग्राम है। ये एक तरीके से आप देखोगे नेचुरल गैस होती है, ये कोयला गैसीकरण के माध्यम से इसको किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोयले के गैसीकरण के रूप में परिवर्तित करके इसको पारंपरिक प्राकृतिक गैस के रूप में एक विकल्प का काम करती है।
सिंथेटिक गैस में H2CO अगर हम देखें कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो अशुद्धियाँ होती हैं, इसमें बहुत कम नहीं, ठीक ठाक मात्रा में होती है, तो ये गलत है। इसके अंदर आपको मिलता है H2, उसके बाद CO, CO2, H2O और CH4। आपको लगभग ये 95 देखने के लिए मिलेगा सिंथेटिक गैस में, ठीक है। H2CO, CO2, H2O, देखो H2, H2O, CO, CO2 और CH4, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अन्य कार्बोहाइड्रेट और कुछ अशुद्धियों का भी इसमें मिश्रण मिलता है। यहाँ पर कह रहे हैं यह हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जिसे मीथेन की मात्रता नगण्य, नहीं, मीथेन की मात्रता नगण्य नहीं है। आप देखो मीथेन की मात्रता इसमें ठीक है, और इसमें ना केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कई चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए देखिए क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलता है आपको, आप बताइएगा, ठीक है, बता के चलिएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा कहाँ पर, उड़ीसा में, बिल्कुल गॉट इट, बिल्कुल ये सही बात है, आपने बिल्कुल राइट कहा। और ये लगभग 672 किलोमीटर वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे बड़ा जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र आपको मिलेगा तो वो आपको सुंदरवन क्षेत्र मिलता है, ठीक है, सुंदरवन पहले स्थान पर है। और ये जो भीतरकनिका नेशनल स्थान है ये पहले पे है, और ये आपका सेकंड पर आ जाता है किसमें, आर्द्र भूमियों में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, मैंग्रोव वनों में, सॉरी आर्द्र भूमि में नहीं, मैंग्रोव वनों, तो इसको भी ये क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर ले तो ये कह रहा है कि इसका जल मुख्य रूप से महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा ही उत्सर्जित होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कह रहे हैं कि यह लवणीय जल के मगरमच्छों का एकमात्र पर्यावास है। देखो ये एकमात्र नहीं है, जबकि आप देखोगे इसमें कई और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं ये कह रहे हैं कि मुख्यतः जो जल है महानदी नहीं, मुख्यतः जल महानदी के द्वारा नहीं, इसके अलावा भी कई इसमें नदियां हैं, जिसमें ब्राह्मणी है, तैरणी है, धमरा है, पटसाला, ये कई नदियां हैं जो आकर के यहाँ पर गिरती हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, ये एकमात्र ऐसा पर्यावास की बात की जा रही है, ये गलत है, क्योंकि इसके अलावा मगरमच्छों का प्रजनन क्षेत्र सुंदरबन, अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिलेगा। भारत की लगभग अब जो बढ़ करके हुए हैं, जो नए डाटे के साथ देखें तो 11,000 के आसपास भारत की सीमा हो गई है सर ओशियन, लगभग 11,000 प्लस आप कहेंगे इसमें, ठीक है। पहले कितनी थी, 7500 थी, 7,000 7600 के आसपास थी, अब ये बढ़कर 10,000 के आसपास हो गई है, ठीक है, नए डाटों के अनुसार। तीसरा स्टेटमेंट है यह है अरीवदा और बहंगना नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो कछुए की नेस्टिंग होती है, ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो घोंसला बनाते हैं, छोटे होते हैं एकदम, आपने देखा होगा करोड़ों की तादाद में कछुए आते हैं और यहाँ पर, ठीक है, नेस्टिंग करते हैं, तो ये कई पक्षियों के जैसे घोंसला बना लेते हैं और ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत है, तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। पूछा आपसे कितने सही हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो कितने सही हैं, तो आप कहोगे इसमें आप देखोगे केवल एक सही हो जाएगा, मतलब कि ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 76। प्री फायर जिसको बोलते हैं पोलर रेडिएट एनर्जी इन द 4 इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट्स मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, और डी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा, जिसको जैक्सा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, पोलर रेडियो एनर्जी इन द 4 इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट्स मिशन। आप देखोगे ये जो खासतौर पर नासा के द्वारा इसको शुरू किया गया था, NASA, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, तो नासा के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य यह है कि ये अध्ययन करेगा इंफ्रारेड का, ठीक है, और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर अपनी ऊष्मा अवशेषित उत्सर्जित करेगा। इस मिशन में आप देखोगे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में उत्सर्जित जो इंफ्रारेड है 4 इंफ्रारेड विकिरणों के मध्य स्तर को मापने के लिए थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ले जाने की 2 आप देखोगे क्यूब सेट भी शामिल इसके अंदर की गई है। तो ये भी है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को कवर करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट 77।
तृष्णा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, यह इसरो आप देखोगे चाइना की सेंस के द्वारा सहयोग से किया गया है। दूसरा है, इसका उद्देश्य पृथ्वी और इसके वायुमंडल पर सौर ज्वालाओं के प्रभावों का अध्ययन करना है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा ये से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं आपसे तृष्णा मिशन के बारे में। तृष्णा का मतलब होता है कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट्स फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस मिशन को इसरो के द्वारा और आप देखोगे इसरो के साथ साथ CNES के द्वारा, ठीक है, चाइना की जो स्पेस, ठीक है, एजेंसी है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है कि पृथ्वी के वायुमंडल और सौर प्रज्वालाओं के सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास करता है। यह आपका गलत है, क्योंकि यह मिशन मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझा जाएगा, ठीक है, और बाष्पीकृत उत्सर्जन निगरानी के माध्यम से दक्षिण पूर्वार्ध जल संसाधनों का पता लगाने पर केंद्रित है। याद रखना, और खास सुरक्षा चुनौती का समाधान भी करता है, ना कि ये पृथ्वी के वायुमंडल के जोर आप देखोगे जो ज्वालाओं के प्रभावों का अध्ययन करेगा, नहीं, ये वायुमंडल की बात तो करता है लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात करता है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। क्वेश्चन देखते हैं क्या, 78 क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं वित्तीय कार्रवाई बल, जिसको FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला है, FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता हेतु धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और अन्य संबंधी खतरों का समाधान करने के लिए की गई थी। नंबर 2, FATF देशों की 2 सूचियां प्रकाशित करता है। ग्रे लिस्ट जो कि अधिक निगरानी वाले देशों के लिए है, तथा ब्लैक लिस्ट इसके अंतर्गत उच्च जोखिम वाले देशों को रखा जाता है जहां त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। नंबर 3 में कह रहे हैं कि भारत FATF का संस्थापक सदस्य देश है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा ये सही है या फिर है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए इसमें आए दिन आपने देखा होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ये आपको मिलेगा, नॉर्थ कोरिया आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान कई बार इसमें मिल जाएगा, इजराइल भी इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे कई देश हैं, जैसे अफगानिस्तान है, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कई ऐसी कंट्री है बच्चे जो इसमें लगातार आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को देखें तो FATF एक अंतर सरकारी निकाय है, बात एकदम सही है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ये भी बात ठीक है, क्योंकि इसने जो आपका धन शोधन है, ठीक है, और आतंकवाद गतिविधियों को लेकर के टेररिस्ट को, ठीक है, और वित्त पोषण व अन्य खतरों से समाधान के लिए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि यह 2 सूची लिस्ट को प्रकाशित करता है, जिसको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ग्रे लिस्ट में जो कंट्री होती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कम जोखिम माना जाता है, परंतु जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें थोड़ा सा उच्च जोखिम माना जाता है और उसके प्रति थोड़ी सी कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं आप देखोगे क्या कर रही हैं, ये कंट्री जो भी ब्लैक लिस्ट में आती हैं तो आतंकवादी गतिविधियों को, ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं, मतलब कि बढ़ावा दे रही हैं। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहे हैं भारत इसका संस्थापक देश है, नहीं। आप देखोगे इसकी जो स्थापना की गई है 1989 में की गई है, जबकि भारत ने इसको जो आप देखोगे स्वीकार किया है तो 2010 में प्यारे बच्चे इसने किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कितने कौन सा सही है, तो आप कहोगे 1 और 2 इसमें सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए, अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या करें, ये कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो बच्चे, है क्या नालंदा विश्वविद्यालय चर्चाओं में क्यों आ गया, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बताइएगा किस राज्य में है, इस पर हालांकि क्वेश्चन हो चुका है। राज्य तो आप कहोगे बिहार है, बिहार आप बता दोगे, लेकिन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये थोड़ा सा बताइएगा। बीपीएससी में प्रोडक्ट बहुत जोरों तौरों पर चल रहा है, ठीक है, बहुत जोरों तौर पर बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मेरे मित्रगण हैं वहाँ के, उनसे भी बात हुई है, तो
कई चीज़ें मैंने यहाँ पर देख ली हैं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि इसकी स्थापना 427 इसमें सम्राट समुद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान हुई थी। क्या आपको मालूम है, जब आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या इसकी स्थापना तब हुई थी? दूसरे में कह रहे हैं कि चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री हुइनसांग ने नालंदा के अध्ययन और अध्यापन किया था। बताइएगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर लें। हाल ही में क्या हुआ है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार के राजगीर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी इसके नए परिसर का उद्घाटन भी कर दिया गया है। क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी, इसको जो बनवाया गया था ये सम्राट कुमारगुप्त के द्वारा, प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था 427 ईस्वी में। ठीक है, और इसके लगभग विनाश तक 800 से अधिक वर्षों तक ये फलता फूलता रहा है। 12वीं शताब्दी के आसपास का था। ठीक है, पहला वाला एकदम सही है। ये बौद्ध गतिविधियों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि जब इसमें आग लगाई गई थी, ठीक है, जब इसको ध्वस्त किया गया था, तो उस समय लगभग आप देखोगे लंबे समय तक, ठीक है, इसकी लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा था। इतनी सारी किताबें थी। कई इस पे तथ्य रखे जाते हैं कि विदेशों से यहाँ पर लोग आते थे, कई तरह की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थीं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कई तरीके की यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक, ठीक है, सारी तरह की शिक्षाएं यहाँ पर आती थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 80 मतलब कि 80 नंबर। आज ये टेस्ट नंबर 6 है जो कि ज्योग्राफी पर आधारित है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अदर सेगमेंट से भी लिए गए हैं ताकि आपके वहाँ से भी जो है पूर्ण रूप से कन्फर्म हो जाए और आपका रिवीजन भी होता चले। गॉट इट? आइए क्वेश्चन है 80 नंबर। टेस्ट नंबर ये 6 है बच्चे, ज्योग्राफी पर है। आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, पार्ट नंबर 3 है। फसलों पर विचार करवा रहे हैं आपसे। ये पूछ रहे हैं कितनी आप देखोगे रबी की फसलें। ऐसे क्वेश्चन में जो आपके ग्रामीण भारत के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण भारत के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है। आपको होगी सर हेल्प कैसे? हेल्प ऐसे क्योंकि आप देखिए फार्मर से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका कहीं ना कहीं ताल्लुकात होता है अगर आप गांव में रहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं थोड़ा सा आपको पता चल जाता है तो आप वहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा सर्दी की बात हो रही है, रबी की फसलें ये हैं, खरीफ की फसलें ये हैं, ज़ैद की फसलें हैं, तो आप इसमें क्या है निकाल लेते हैं। पहला है सरसों, जौ, तुअर, कपास। अब आपको बताना है कितनी है इसमें। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो बच्चे अगर हम देखें सरसों क्या है, सरसों एक तरीके से आप देखोगे ये शीत में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, ये शीत में उगाई जाती है और पकी जो आप देखोगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। जैसे इसमें सरसों आ जाती है, गेहूँ आ जाती है, चना आ जाता है, जौ आता है, ठीक है, मटर आ जाता है, ये इसी में आते हैं। तो जो कपास है, कपास इसका उदाहरण नहीं होगा। तो आप कहोगे सरसों है, जो है, लेकिन तुअर इसका उदाहरण नहीं होता है। तुअर एक दाल होती है बच्चे जो कि आपकी खरीफ की फसल होती है। ठीक है, क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। कपास भी क्या है, आपकी खरीफ की फसल होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपका तीसरा और चौथा तो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। मतलब कि कितने सही हैं रबी की फसलों में, तो आप कहोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलें ये सितंबर से अक्टूबर में उगाई जाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा जून सितंबर में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे चावल है, मक्का है, कपास, सोयाबीन, अरहर तुअर जिसको कहते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर सितंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। इन सब के अलावा आती हैं जायद की फसलें, ये मार्च और जून में, जैसे ककड़ी है, केरल, करूरा, ये ऐसे शुष्क जलवायु वाले लंबे समय तक तरबूज, खीरा, सब्जी, फल इत्यादि, करेला, ककड़ी वगैरह आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताइएगा करेक्ट आंसर। 74 का राइट आंसर दीजिएगा। 75, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78। पढ़िएगा एक एक स्टेटमेंट। 79 नालंदा यूनिवर्सिटी। 80। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं आपसे मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटे अनाज मतलब कि मिलेट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है,
मिलेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। मिलेट से ये क्वेश्चन है, देखिए मिलेट से क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं बाजरा उत्तर भारत में रबी की फसल है तथा दक्षिण भारत में खरीफ के साथ साथ रबी मौसम में भी उगाया जाता है। दूसरे में कह रहे हैं ओस, मतलब कि आप देखोगे अमन और बोरो दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली ज्वार की किस्में हैं। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं आपसे कि ये सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं जिसे एकल रूप से भी उगाया जाता है तथा मिश्रित फसल के रूप में भी उगाया जाता है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 81 आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि बाजरा उत्तर भारत में रबी की फसल है। अगर आप बाजरे की बात कर ले बच्चे, तो बाजरा एक तरीके से आप देखोगे मिलेट्स है, ठीक है, जिसको आप कहीं ना कहीं शलगम के नाम से जाना जाता है। बाजरा एक तरीके से पैरल है और ज्वार शलगम है, ठीक है, मोटे अनाज के आते हैं ये। पहला वाले स्टेटमेंट की बात कर ले, उत्तर भारत और उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भाग में ये उगाई जाती है और खरीफ की फसलों में ये जानी जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में ये आपको बहुत कम मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। किसकी फसल है ये भी ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जाए कभी तो खरीफ की फसल है। सर्दी में बाजरा नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे, तो पहला गलत है। दूसरे की बात कर ले हैं ओश, ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका, दूसरा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ओस और अमन बोरो पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की किस्में हैं और ये कह रहे हैं कि ज्वार की किस्में नहीं, ये किसकी हैं? राइस की हैं। और कहाँ पर होती हैं? वेस्ट बंगाल। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तीसरा सही है, ये शुष्क प्रतिरोधी होते हैं राजस्थान वगैरह जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर शुष्क रीजन होते हैं वहाँ पर उत्पाद किया जाता है। तो सही पूछा है आपसे, केवल इसमें तीसरा इसमें सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसकी खेती पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों के साथ साथ हिमालय की तराई में भी की जाती है। कॉफी, क्या ये हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी कॉफी? ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत में मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी जो है अरेबिका उगाई जाती है। देखो, एक होती है रोबस्टा, एक होती है आपकी अरेबिका। अगर हम देखें कॉफ़ी की जो खेती होती है, कॉफ़ी की खेती खासतौर पर भारत के साउथ इंडिया में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगी। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, ये इन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा मिलेगी कॉफ़ी, ना कि तराई वाले बेल्ट में, ठीक है। तराई बेल्ट में तो आपको चावल की खेती, गन्ने की खेती ये मिलेगी, जो रबी खेती, ज्वार की खेती, बाजरे, ये सब ये मिलती है आपको, ठीक है, ना कि इसकी खेती मिलती है आपको, ठीक है, कॉफ़ी की खेती। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अरेबिका है, ठीक है, एक होती है रोबस्टा, एक होती है अरेबिका। तो अरेबिका भारत में उत्पाद की जाती है और इसका विदेशों में क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली है। एक होती है रोबस्टा, एक रोबस्टा कॉफ़ी होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। हम खासतौर पर अरेबिका ही इंडियंस लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। रोबस्टा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन में केवल कर्नाटक का योगदान 2 है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले तो 2/3 अगर आप देखोगे तो किसका है? कर्नाटक का है। कर्नाटका सबसे ज़्यादा कर्नाटका का है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और राज्य हैं। अब देखिए ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस पे आपसे चर्चा के बिंदु बनाया है, इस क्वेश्चन को कई बार लेकर के मैं आपसे सामने आया हूँ। बताइएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स करेंगे बच्चे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये राज्य हैं और यहाँ पर आपसे दे के रखा है, ये यहाँ पर आपके स्टेटमेंट है, जैसे तारापुर है, ठीक है, कलपक्कम है, काकरापारा है, केगा है, कितने युग्म सुमेलित है? इसका आंसर कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, कमेंट्स करके आपको बताना है इन सभी का, ठीक है। चलिए
जैसे रावत भाटा है उसका भी बताइएगा, कलपक्कम, नरोरा, केगा। केगा जो है ये केगा मध्य प्रदेश में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये जो केगा है ये कर्नाटक में है, ठीक है, केगा जो है। तो ये ध्यान में रखना है, बताना है इसके कितने राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका क्या नंबर का है, क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है बच्चे, 1 सेकेंड। क्वेश्चन आपका 84 है, 83 है, कितने नंबर है क्वेश्चन, 83। बताइएगा राइट आंसर कमेंट्स में, ठीक है, इसका 83 का। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों मतलब कि नेशनल हाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ युग्म आपको देखे रखे हैं, नेशनल हाईवे यहाँ पर हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है और मार्ग क्षेत्र है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है वाटरवे है ना, ओके। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी तट नहर केरल, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी और कृष्णा नदियाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 वराक नदी। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो ये कह रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अगर हम बात कर लें तो ये ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का सदिया और धुबरी वाले क्षेत्र में आता है। नेशनल वाटरवे जो आपका तीसरा है अगर हम उसको देखें तो ये खासतौर पर केरल के क्षेत्र में आपको मिलेगा, यहाँ पर पश्चिमी तट के रीजन में आता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जो आपका नेशनल वाटरवे आपका चौथा है ये गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच में आता है। ये जो आपका चौथे नंबर का स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि 5 नंबर जो है ये बराक नहीं है बल्कि ब्राह्मणी नदियों को ये जोड़ता है, ठीक है, महानदी और ब्राह्मणी। तो यहाँ पर कौन सी है, महानदी और ब्राह्मणी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये दोनों नदियां हैं जो आती हैं, तो चौथा इसमें गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 है ये बराक नहीं है, ये महानदी और ब्राह्मणी है। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा सही है, तो कितने सुमेलित हैं इसमें, 3 सुमेलित है, पहला दूसरा तीसरा, गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 85, बताइएगा राइट आंसर, वीडियो को पोस्ट करके कमेंट्स आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है एंथ्रेसाइट का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है तथा इसमें 80% से अधिक कार्बन तत्व होता है। दूसरे में कह रहे हैं भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोकिंग ग्रेड का है। तीसरे में कह रहे हैं पीट लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है और इसका कैलोरी मान कम होता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, केवल 3 या फिर सभी 3, डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए भारत में जो कोयला आपको मिलता है ये खासतौर पर कोयले को कार्बन के उत्पादन के आधार पर बांटा जाता है, जिसमें एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट्स, बिटुमिनस, पीट, ये कोयले के आप देखोगे बांटा जाता है। भारत में गोंडवाना, कौन सा गोंडवाना, आप देखोगे शेल क्रम का चट्टानों में पाए जाने वाला कोयला देखने के लिए आपको मिलेगा। तो जो सबसे पहला आता है एंथ्रेसाइट कोयला, उसमें खासतौर पर कोयले में लगभग आप देखोगे जो क्रिस्टल चट्टानें होती हैं 97% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी ये घाटियों में मिलेंगे, ठीक है। और इसको कार्बन सामग्री के आधार पर 4 भागों में बांट दिया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले की अगर हम बात कर लें तो इसमें खासतौर पर क्या होता है 80 से 90% तक क्या होता है कार्बन की मात्रा होती है, कितनी 18 to 19। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, दूसरे स्टेटमेंट कहता है कि भारत में लगभग 80% कोयला, ये बात सही है। 80% जो केला है बिटुमिनस कोयला ये देखने को मिलेगा कोल, और यहाँ पर गैर कुकिंग ग्रेड का ये कोयला होता है। आपको बता दें कि इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन की मात्रा आपको यहाँ पर 80 से बिटुमिनस में 80 से 60% के आसपास ये देखने के लिए मिलती है। पीट कोयले की बात कर लें तो पीट कोयला भी आपका आप देखोगे एकदम सही है, ये कोयले की लकड़ी, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, लगभग आप देखोगे 40% से कम इसमें कार्बन की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी 3, मतलब कि केवल 3। अब इन्होंने केवल नहीं लिखना था, यहाँ पर इनको सभी लिखना था, सभी 3 आपके सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 86। चलिए देखिए 86 में क्या करें। ये कह रहे हैं आपसे कि भारत में 1 सेकेंड,
भारत में बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं आपसे और बंदरगाहों के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला है नहावा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मतलब कि जो आपका JNPT है ये सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक माना जाता है, ये बात एकदम सही है। दूसरा है कोच्चि बंदरगाह वेबनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। मतलब कि केरल में आपको देखने के लिए मिलेगा वेबनाड कयाल, मतलब कि कयाल जो होते हैं ये कोरल रीफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी और ये वह क्षेत्र है जहाँ पर ओशन का पानी अंदर तक आता है। वेबनाड लेक है सर, ये क्या है, ये लेक है केरल की। ठीक है, केरला। तीसरे में कह रहे हैं आपका मरमरा गांव जुआरी नदी के मुहाने पर प्रवेश द्वार में स्थित है, ये भी बात सही है। ठीक है, और ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। तीसरे में चौथे में कह रहे हैं आपका कांगड़ा बंदरगाह खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह। देखो ये आपका कांगड़ा जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, कच्छ में मिलेगा, कच्छ की खाड़ी, वही है अडानी ग्रुप का। ठीक है, कांगड़ा बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। मुंद्रा इधर ही मिलेगा आपको, ये भी अडानी ग्रुप का ही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, मुंबई का। ठीक है, दबाव कम करने के लिए इस बंदरगाह को विकसित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सही है। कितने सही हैं आपसे पूछा है, तो आपको कि केवल इसमें 3 सही हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर। With reference to national waterways in India, consider the following। नेशनल वाटरवेज दे के रखे हैं यहाँ पर, रूट या फिर रीजन दे के रखे हैं यहाँ पे, बताइए करेक्ट आंसर। 85 विद रेफरेंस टू कोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट। हाउ मेनी ऑफ अबाव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ABCD। 86 विद रेफरेंस टू पोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 2 3 ऑप्शन हैं आपके। हाउ मेनी ऑफ द अबाव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ABCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 87। ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब कुछ देश दे के रखे हैं और ये कह रहे हैं अमेजन नदी बेसिन के जल ग्रहण क्षेत्र का भाग है। मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र का भाग है। अमेजन नदी बेसिन आपने पढ़ी है, ये मैपिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी मैपिंग एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। बताइएगा कितने आपके देश इसमें देखने को मिले। केवल 2, बी केवल 3 और आपका है केवल 4 और सभी 5 इसके अंतर्गत। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 87 का। वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बताते चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये जो आपको देखने को मिलेगा ये खास तौर पर इसमें सभी आ जाएगा, क्योंकि पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, ब्राज़ील और इक्वाडोर ये सभी इसके अंतर्गत शामिल रखे गए हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, सभी हैं, क्योंकि अमेजन जो नदी है एक बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र कवर करती है। ठीक है, और ये खास तौर पर क्या है कि साउथ अफ्रीका की आप देखोगे कि नदी है, इसको अर्थ ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। यहाँ के जो आपके वन हैं अमेजन के बेसिन, ठीक है, वन जो कहे जाते हैं। इन सब के अलावा ये साउथ अमेरिका में और अर्थ इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखोगे ये कुछ आपको कुछ आपको ये सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपको जैसे आग भी जलने के कुछ ऐसे चांसेस आपको मिल रहे हैं। अभी देखिए हाल ही में क्या हो रहा है, कैलिफोर्निया की जो अमेरिका की एक सिटी है कैलिफोर्निया, उसमें कितनी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अब बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग पर अब देखिए वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज करेगा। कहने का तात्पर्य यह है अब बापू की आंखें खुल गई हैं, तो अब सभी पुत्री और पुत्रों को लाठी लेकर के, ठीक है,
लाठी लेकर के क्या करेंगे, बैठेंगे किसी न किसी मंच पे। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत भयावह स्थिति हो चुकी है, ठीक है, कहाँ की, आपके अमेरिका की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखोगे, राइट आंसर है, इसमें पाँचों आ जाएंगे, मतलब कि सभी पाँच। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। तो करंट में मैं आपको थोड़ा अपडेट देते रहूँगा, एक बार उसको अपने स्तर पर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को भी उधर ही है, जो गोल्डन सिटी कही जाती है अमेरिका की, क्योंकि वहाँ पर आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कई बार इसको लोग चुनौती बता रहे हैं कि निकल गई जान, ये वो बहुत सारी चीज़ें मतलब बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे, बट ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति का द्वारा है, ठीक है। और अमेरिका कल भी शक्तिशाली था, आज भी शक्तिशाली है, क्यों भूल जाते हो आप, ठीक है। डॉलर में वो पावर कल भी थी, आज भी है, ठीक है। वो काबू में कर लेते, परंतु जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, जो तीव्र हवाएं चल रही हैं, उसके चलते आग बहुत ज़्यादा विस्फोटक और घातक हो रही है। हॉलीवुड माउंटेन, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है, वीडियोस भी देखी हैं बहुत सारी उसके बारे में, ठीक है। वहाँ तक आग पहुँच गई, मतलब कि पूरा वो क्षेत्र जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो भयावह स्थिति है, वो किसी भी राष्ट्र में हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है। भारत में भी आगजनी के आप देखोगे केसेस आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में जास्कर पर्वतमाला के बीच अवस्थित है। लद्दाख के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि सिंधु नदी लद्दाख से होकर प्रभावित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उपयुक्त में से कौन सा, या से सही है या फिर है, केवल एक, बी केवल दो, एक सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। ये भी स्टेट, देखो ये जो क्वेश्चन है 88 नंबर है, ये भी आपका मैपिंग से क्वेश्चन है। वही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कवर कर पाएगा जिस स्टूडेंट ने मैपिंग आपकी की होगी, क्योंकि जब आप माउंटेन पढ़ते हैं तो माउंटेन में आप कहते हैं सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर उसके बाद में आता है लद्दाख, फिर आता है पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद में आता है पीर पंजाल और शिवालिक, ये इस तरीके से आते हैं। तो लद्दाख आप देखोगे जास्कर और काराकोरम पर्वतमाला के बीच में पड़ने वाला एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर जो हो जाएगा, आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। और ये न केवल आप देखोगे यहाँ से, बल्कि लद्दाख और जास्कर, ठीक है, इस रीजन से होकर के बहने वाली नदियों में से एक कही जाती है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में लगभग -40 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है। वार्षिक वर्षा तो बहुत कम ही होती है। ग्रीष्म काल में जब गर्मी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, तब यहाँ का 0 डिग्री के आसपास आप देखोगे टेम्परेचर मिलता है। 10 सेंटीमीटर प्रति वर्षा यहाँ पर मिलती है आपको, ठीक है। बर्फीला रीजन बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लद्दाख का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 88-89 नंबर। ये कह रहे हैं आपके नामचिक, नामफुक, कालाकोट और आपका है लंगरीन किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखो एक शब्द है, यहाँ पर कुछ नाम दे दिए हैं और पूछ रहे हैं किसके लिए जाने जाते हैं। ए, उत्तम गुणवत्ता वाला कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार। बी, टर्सरी कोयले का निष्कर्षण। सी, हाल ही में भारत में खोजे गए यूरेनियम के स्रोत। डी, पूर्वोत्तर भारत में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जनजातियाँ। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके 89 का राइट आंसर दें। देखिए ये खास तौर पर जो आपका नामचिक, नामफुक, कालाकोट और लांगरीन, ये खासतौर पर टर्सरी कोयले का निष्कर्षण का क्षेत्र है, जो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपको मिला है। ये जो आपका नामचिक और नामफुक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कालाकोट की बात कर लें तो कालाकोट आपको कहाँ पर मिलता है, ये कालाकोट आपको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी कोयले का है। और आपका जो ये लांगरीन है, ये आपको मेघालय में मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको भारत के इस हिमालय के रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। तो क्या है, टर्सरी कोयले के एक निष्कर्षण के क्षेत्र में देखे गए हैं, ठीक है। इनकी अभी हाल ही में खोज भी की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। अब 5 स्टेटमेंट है। पहला, सरकार द्वारा नीति निर्माण,
दूसरे में कह रहे हैं खुदरा व्यापार, तीसरे में बैंकिंग सेवाएं, चौथे में वाहनों का विनिर्माण और पांचवें में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। उपयुक्त में से कौन सी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? देखो इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमी को हम खासतौर पर 3 भागों में उत्पादकता के क्षेत्र पर बांटते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका विनिर्माण जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, एक है आपका टर्सरी जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। ऐसी फोर्थ है, ऐसी 5 है, लेकिन हम 4th 5 पर नहीं जा रहे, हम 3rd पर रहेंगे। पहला जो सेक्टर होता है जो भी एग्रीकल्चर या फिर प्राकृतिक से रिसोर्स से हमें मिलता है उसको हम कहते हैं। सेकंड में विनिर्माण कहते हैं, टर्सरी में वह होता है जिसके लिए हम पे करते हैं और सर्विस हमें वहाँ से मिलती है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए देखिए ये क्या रहे ना तृतीय क्षेत्र की, जैसे सरकार द्वारा नीति निर्माताओं की बात अगर कर ली जाए तो जो नीति निर्माताओं की बात यहाँ पर होती है, अगर आप देखें नीति निर्माताओं की अगर बात की हम बात कर लें तो ये पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो नीति निर्माता है क्योंकि ये नीति का निर्धारण करेंगे तो ये तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो पहला तो गलत है, गॉट इट, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खुदरा अगर व्यापार की बात कर ले क्योंकि व्यापारी है वहाँ पर वो कुछ माल को लेकर के जाएगा, खरीदेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तीसरा है बैंकिंग सेवाएं, ये भी इसमें आएगा। वाहनों का विनिर्माण, देखिए वाहनों के विनिर्माण की बात कर ले जब उत्पादक की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स जो आता है ये चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक वगैरह के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें केवल 2 ही ऐसे हैं जो टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं, खुदरा व्यापार और बैंकिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको क्या है रखना है, गॉट इट। ये इकोनॉमी पर क्वेश्चन कुछ डाल दिए गए हैं इन्होंने, और ये क्वेश्चन न केवल इकोनॉमी पे हैं बल्कि पॉलिटी में भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये ज्योग्राफी पर टारगेट करके ये पूर्ण रूप से टेस्ट आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट आपको तो क्वेश्चन करने हैं, जो भी पूछना है पूछो। देखो ज्योग्राफी पर है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लो। 91 नंबर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, अपक्षय एक अंतःस्थलीय प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों की गति शामिल नहीं होती। देखो अपक्षय का मतलब होता है जब केमिकल एक प्रोसेस होता है, मतलब कि मान लीजिए ये चट्टान है, कल्पना कीजिए ये चट्टान है ज्वालामुखी से, अब ये सूर्य महाराज है, यहाँ से किरणें आ रही हैं और इन पे गिर रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, फिर बरसात भी हो रही है, ठीक है। तो एक केमिकल क्या है आप देखोगे, केमिकल एक साइकिल आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसी साइकिल के कारण क्या हो रहा है, ये कमजोर होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इरोजिंग आपको अपक्षय देखने के लिए मिलेगा। अपर्दन का मतलब है गतिशील होना, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जबकि जो आपका अपक्षय होता है वो वहीं पर टूटता है और गिरे रहता है, वहीं पर रहता है, ठीक है, कमजोर हो जाता है। तो ये बात सही है कि पदार्थों में गतिशील नहीं होता है, अपर्दन में होता है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि वृद्ध क्षरण गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र है और इसमें वाहक कारकों द्वारा पदार्थों का परिवहन शामिल होता है। नहीं, आप देखो कि जो वृद्ध क्षरण होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अक्षीय सामग्री का ढाल से नीचे की ओर क्या होता है, विरूपण की तरफ काम करता है, और कटाव के विपरीत इसमें पवन या फिर जल जैसे वाहक कारक शामिल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखोगे जैसे मिट्टी का मंद विरूपण शामिल इसमें आता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही पूछा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 92, वर्षा निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। वर्षा के प्रकार आपसे पूछे, जैसे संवहनीय वर्षा होती है, पवनीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा कब होगी, जब साइक्लोन आएगा और बरसात काफी आपने देखने के लिए मिलेगी। पवनीय हवाओं के द्वारा होती है। संवहनीय वर्षा जो आपकी कंटिन्यूसली होती है वो तो होती है। ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सी वर्षा स्थानीय तापमान के परिणाम स्वरूप वायु के ऊर्ध्वगामी गति के कारण होती है। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है जब वायु की गति यूं चल रही हो, ठीक है, उसके कारण होती है। तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, बताना है कौन सा इसमें सही है। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी केवल 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। चलिए देखिए बच्चे, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, क्योंकि पवनों के ऊर्ध्वाधर के आधार पर वर्षा के विभिन्न प्रकार होते हैं, इसमें एक संवहनीय जो वर्षा होती है वो प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय तापन से जुड़ी होती है। संवहनीय वर्षा का मतलब होता है कि जब सूर्य
की सतह को गर्म करता है और पृथ्वी के पास अपनी पवन गर्म होकर ऊपर उठ जाए। मान लीजिए संवहनीय वर्षा का मतलब होता है ये सन महाराज है, यहाँ से पृथ्वी पर क्या हो रही है, प्रकाश आ रहे हैं। न केवल पृथ्वी पर, ये चारों तरफ ही प्रकाश फेंकता रहता है, जैसे आप भी कभी कभी क्या करते हैं, चारों तरफ ही फेंकते हैं अपनी। तो होता क्या है, ये पृथ्वी को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, बर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर होट कर रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी गर्म हो रही है। अब क्या हो रही है, यहाँ पर जो नीचे हवाएं थी ठंडी, ये ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं कि नहीं। अब ना केवल ये ऊपर उठ रही हैं बल्कि ये इवोपरेशन भी कर रही हैं, बाष्पीकरण की प्रक्रिया, जल से आप देखोगे अवशोषित करके ऊपर लेकर जा रही हैं। फिर ये आगे चलती हैं, जैसे जैसे गर्म पवनें ऊपर उठती हैं तो तापमान में कमी हो जाती है। इसके कारण जब अधिक ऊंचाई पर जाती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, तो ये एक बादल का निर्माण कर लेती हैं, क्लाउड का निर्माण कर लेती हैं, और जैसे ही जाकर के ये ठंडे होने से संघनन होकर के बादल बनते हैं, अंततः वर्षा हो जाती है, अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है और बरसात हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि ऊर्ध्वगामी, तो ऊर्ध्वगामी क्या है, नीचे से ऊपर ये चली जाना, ठीक है। चक्रवात में ऐसा नहीं होता है, और पर्वतीय जो वर्षा होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खासतौर पर सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है संवहनीय बरसात ही होती है, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चक्रवात वर्षा, चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और ये पर्वतीय वर्षा आपको अभी खासतौर पर पर्वतों में देखने के लिए मिलेगी, वहीं पर होती है, बादल बनता है, बरस जाता है। कभी आप जाइएगा मनाली, कभी ठीक है मसूरी जाओगे, जब आप ट्रेनिंग होगी आपकी, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ घटना पहाड़ के और अन्य भूभाग से आर्द्र पवन एक तरीके से बलपूर्वक ऊपर उठते हैं, और उससे क्या होता है, ऊपर उठती हुई ठंडी हवाएं और कई तरीके से घनिष्ठ हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जब जाओगे लवाशना तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी स्वयं में देखने, पर्वतीय जो वर्षा है। तीसरा आपका पृथ्वी के ताप बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो पृथ्वी का ताप बजट का मतलब होता है कि जो पृथ्वी पर तापमान आया, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, उसमें से देखो जाना तो ये है 100 यूनिट आया है, 100 यूनिट कुछ तो वापस चले जाएगा, 51 तो पहले ही चला जाता है बीच में से, लेकिन जो आपका 49 यूनिट बचा है, ठीक है, 49 जो यूनिट बचा हुआ है 49, ये क्या होगा, धीरे 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 जाएगा टकरा कर वापस, जाना सभी है वापस, ठीक है, कुछ पहले चला जाएगा कुछ बाद में। मानव भी एक मरणशील प्राणी है, कोई पहले मर जाएगा और कोई बाद में, ठीक है, और सभी को मरना है, ये भी निश्चित है, तो ये भी ध्यान में रखना है बच्चे। आइए पहले में कह रहे हैं कि एल्बिंडो ये पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा है। दूसरे में कह रहे हैं पार्थिव विकिरण पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा है। तीसरे में कह रहे हैं गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में संघनन के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। पृथ्वी के तापमान पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट है एल्बिंडो ये पृथ्वी की सतह पर अवशोषित ऊष्मा होती है, ये गलत है। एल्बिंडो कब होता है बच्चे, आपने देखा होगा क्योंकि अंतरिक्ष में परावर्तित सौर जो विकिरण के अंश को क्या करता है, मापता है और पृथ्वी को अवशोषित नहीं करता है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एल्बिंडो में ऊष्मा अवशोषित में योगदान नहीं देती है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। और ये कह रहे हैं अवशोषित नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एल्बिंडो जब प्रकाश आपने देखोगा नीला पीला इस तरीके से कई रंगी हो जाता है, नॉर्थ गोलार्ध में और साउथ गोलार्ध में आपको ये मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे की बात कर लें तो दूसरा बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि पार्थिव विकिरण की क्या होता है, पृथ्वी दीर्घ तरंग को विकिरण के रूप में उत्सर्जित और ऊष्मा करती है, तो उससे अवशोषित भी कर लेती है, ठीक है। यह विकिरण उस ऊर्जा वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस जिसमें CO2 और जलवाष्प अवशोषित कर ली जाती है, जिससे पवन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। और ये प्रक्रिया को ऊष्मा बजट में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। वही गुप्त ऊष्मा की बात कर लें तो वायुमंडल में, ठीक है, ये आपने सबको पता ही है यार, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गुप्त ऊष्मा क्या है, वायुमंडल में संघनन के दौरान उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है, इसी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो कितने सही हैं, पहला वाला गलत है, तो इसमें केवल 2 सही हैं, ठीक है, एक और आपका 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स बताइएगा क्वेश्चन को करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 88।
88 का आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। 89, 90, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, 92, 93। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें। ऑप्शन सी है। आइए, ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं पार्ट नंबर 2 में भी आपसे अपवाह तंत्र के बारे में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, रिवर के बारे में। ठीक है, देखिए, भारत के जल अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंधु नदी प्रणाली केवल भारत और पाकिस्तान द्वारा साझी की जाती है। नंबर 2, प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी हैं और पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तीसरा है, ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2, 3। देखिए, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप कमेंट्स करेंगे। इतना तो मैं अपेक्षाएं आपसे रख सकता हूं कि आपने सिंधु नदी, प्रायद्वीपीय नदियों का मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दुराग्रह आपका है नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे केवल ये शब्द है तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट को भी आप सही से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक होती है परावर्ती, एक होती है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो हिमालय के उत्तर से निकले, परावर्ती का मतलब कि जो हिमालय के दक्षिण से निकले। बस बता देंगे राइट आंसर। मौसमी नदियाँ क्या होती हैं? जो मौसम पर आधारित होती हैं। गैर मौसमी नदियाँ, ठीक है, जो साल के 12 महीने बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ पर्वत श्रेणी आपको देकर के रखी हैं और क्षेत्र हैं, जैसे सतपुड़ा श्रेणी, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है आप देखोगे, ये मध्य भारत में नर्मदा ताप्ती नदियों को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात एकदम सही है क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होकर के पूर्व पश्चिम में है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। महादेव जो श्रेणी है ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। देखो, महादेव श्रेणी राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पर घने जंगल है, संस्कृत महत्व के लिए जानी जाती है, तो ये दूसरा गलत है। मैकाले श्रेणी नर्मदा नदी, बिल्कुल ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा, यहाँ से कई नदियों का, ठीक है, उद्गम होता है। अमरकंटक का पठार यहीं पर है। ठीक है, यहीं से नर्मदा नदी का उद्भव होता है। तो पूछ रहा है कितने सही हैं, तो यहाँ पर कहोगे 2, पहला और तीसरा सही है, मतलब कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, ताप व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह तब होता है जब सामान्य परिस्थितियों में तापमान घटने के स्थान पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ताप व्युत्क्रमण मतलब कि उल्टा। दूसरे में कह रहे हैं, तापमान व्युत्क्रमण सबसे अधिक स्पष्ट रूप से शीत ऋतु की रात्रि में शांत पवनों के साथ देखा जाता है। तीसरे में कह रहे हैं कि जब तापमान विपरीत होता है तब प्रदूषण नीचे वायुमंडल में अधिग्रहित हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ताप व्युत्क्रमण के बारे में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपका 96। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि यह तब होता है जब सामान्य परिस्थितियों में तापमान घटने के स्थान पर ऊंचाई के साथ क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर मिश्रण और वायु जो प्रदूषण होता है उसके विस्तार को, अब इससे क्या होता है ना, ठंडी पवन गर्म होकर के नीचे की तरफ अधिग्रहित हो जाती है, जिससे एक स्थिर वायुमंडल निर्मित हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ताप व्युत्क्रमण सबसे अधिक स्पष्ट रूप से, बिल्कुल शीत ऋतु में, जैसे अभी का जो समय चल रहा है इस समय आपको ये देखने को मिलेगा और बिल्कुल साफ है, प्रदूषण नीचे चला जाता है एकदम। ठीक है, ये भी बात एकदम सही है, पवन शांत हो, बिल्कुल। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बच्चे 97। ये कह रहे हैं अपक्षय प्रक्रिया के संदर्भ में, जैसे अपक्षय पे क्वेश्चन पहले पूछा गया था, अपक्षय पे ये है। पहले पे कह रहे हैं कि रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन जैसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों के अवगठन शामिल होता है। बात तो क्या है, एकदम आप देखोगे सही सही बताई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में भी बताया था। दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव के कारण भौतिक अपक्षय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानें विघटित हो जाती हैं। जब तापमान बढ़ता है या फिर गिरता है तो उससे भौतिक अपक्षय होता है क्या, बताइएगा। कि बात आपकी सही है,
मैंने आपको बताया था केमिकल एक साइकिल होती है और उस केमिकल साइकिल के अनुकूल सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा और घटेगा उससे भौतिक अपक्षय होगा, चट्टानें टूटेंगी। तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात कर ले, तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि चट्टानों के टूटने में जैविक अपक्षय की कोई भूमिका नहीं होती है। ये गलत है, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ये ना हो तो ये टूटने फूटने का नहीं है। तो आप देखोगे तीसरा इसमें गलत है, तो आंसर बी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आपको अपक्षय प्रदन पर बता दिया है, तो इसलिए इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी। 98 है, भारत में मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि मृदा का आपको क्या करना है, संरक्षण करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं, कुछ तकनीकी विधि हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। संरक्षण और उद्देश्य, जैसे आपको पूछा जाएगा कि समुच्चय रेखीय, जैसे आप देखो समुच्चय रेखीय का मतलब क्या होता है, ढलानों पर जल के बहाव और मृदा अपरदन को रोकने को क्या समुच्चय रेखीय कहेंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं पहला। दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि रक्षक मेखला, मतलब कि कृषि भूमि को पवन अपरदन से बचाना है। अवनालिका, जैसे आप देखोगे खड्डों में जल के प्रवाह की गति को कम कर देना ही कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मृदा के संरक्षण को लेकर के कई ऐसी विधियां बनाई गई हैं, उसमें से ये 3 विधि हैं जिसमें धारणीय कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इन तकनीकों के माध्यम से कटाई, अतिचरण, अनुचित कृषि पद्धतियों के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए कई ऐसे भारत में मृदा क्षरण के प्राथमिक कारण भी देखे जाते हैं। तो कारण की बात भी है और इनको रोकने का भी ये पद्धतियां हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल SDG याद कर लीजिएगा बच्चे, 17 पूरे के पूरे। खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, नहीं तो आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो सतत विकास पर आप देखोगे लास्ट ईयर्स 2024 में UPPCS की अगर हम बात कर लें तो UPPCS में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ध्यान रखिए, बहुत आप देखोगे वैल्यू होती है 4 से 5 क्वेश्चनों की। प्यासे से पूछिए पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है, तो वही बात है। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बात एकदम सही है कि वर्तमान की जरूरतों को भी हम पूरा करेंगे और भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह परिभाषा 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित की गई थी, फिर उसके बाद पेरिस क्लाइमेट डील, फिर उसके बाद में कई सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, बताइएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप के 15 देश शामिल हैं। दूसरा है, कर्क रेखा इस रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है, केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। इसका राइट आंसर क्या करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे। ठीक है, और बताएंगे। बच्चे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी टेस्ट में, अगली किसी क्लासेस में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।